हेलो माय आर्मी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स पर। और आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की मैथ्स का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज अवकलज के अनुप्रयोग। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो बेटा इस चैप्टर में सबसे पहले आप जानोगे राशियों के परिवर्तन की दर के बारे में। यह आपका पहला टॉपिक होगा इस चैप्टर का। देन इसके बाद सेकंड टॉपिक होगा इस चैप्टर का वर्धमान और हास्यमान फलन। वर्धमान फलन क्या होते हैं, हास्यमान फलन क्या होते हैं, इसके बारे में आप यहां पर जानोगे। फिर इसके बाद अगला लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उच्चतम और निम्नतम, अर्थात मैक्सिमा एंड मिनिमा। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से 1 अंक का क्वेश्चन भी आता है, 2 का भी आता है, 5 का भी आता है। ठीक है, और इस टॉपिक के अंतर्गत आप पढ़ोगे प्रथम अवकलज परीक्षण को, आप पढ़ोगे द्वितीय अवकलज परीक्षण को, और आप पढ़ोगे एक संवृत अंतराल में किसी फलन के उच्चतम और निम्नतम मान को ज्ञात करना। तो यह बेटा टॉपिक है जो कि आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। अब आज की इस क्लास में मैं आपको इस चैप्टर के पहले टॉपिक राशियों के परिवर्तन की दर के बारे में बताऊंगा। आज बेटा हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का ध्यान आपके लक्ष्य की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। बच्चों, आप सब ने अपने अपने मन में कोई ना कोई लक्ष्य तो अवश्य सोच ही रखा होगा। जैसे बच्चे मैथ्स लेते हैं, क्यों लेते हैं मैथ्स? ताकि वो इंजीनियर बन सकें। मोस्टली बच्चों का एम होता है इंजीनियर बनना। अब क्या होता है कि हिंदी माध्यम का विद्यार्थी जब कोई मैथ साइंस लेता है ना, तो आसपास के लोग उसको इस चीज से डराते हैं। वो कहते हैं कि मैथ साइंस तेरे बस का नहीं है, तू मैथ साइंस मत ले, ये आईआईटी एनआईटी ये तेरे बस का नहीं है, तू जेईई क्लियर नहीं कर सकता। बेटा मैं एक बात बोलना चाहूंगा उन लोगों को कि क्यों नहीं कर सकता मैं क्लियर, वो बस मुझे इसका रीजन बता दे कि मैं क्यों जेईई क्लियर नहीं कर सकता। क्यों अन्य बच्चे क्लियर कर सकते हैं, क्यों मैं नहीं कर सकता? आखिर क्या है अन्य बच्चों के अंदर जो मेरे पास नहीं है? कुछ भी नहीं है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, लोगों का काम है आपको अपने लक्ष्य से भटकाना। यह सत्य बात है बेटा। मैं आज आपको कहता हूं कि यदि आप चाहो ना तो आप सब जेईई क्वालिफाई कर सकते हो। जेईई मेंस छोड़ो, जेईई एडवांस भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। बस आपको अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय रखना है, एक संकल्प रखना है कि मैं पूरे साल मिल करके मेहनत करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी पढ़ाई को कभी भी बाधित नहीं होने दूंगा, मैं इस साल जेईई निकालूंगा। यदि आपने अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प कर लिया ना बेटा, तो देखना अपने आप आपके आसपास ऐसा वातावरण पैदा हो जाएगा, आप खुद ये अंदर से महसूस करने लग जाओगे कि सर जेईई तो हम अब आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यही बेटा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, इस दुनिया में इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल की स्पेलिंग क्या होती है? IMPOSSIBLE, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल को ऐसे तोड़ो, आई एम पॉसिबल, यानी कि इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल छिपा हुआ है, असंभव में भी बेटा असंभव छुपा हुआ है। तो असंभव कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो जो संभव है उसको असंभव बना सकते हो, जो असंभव है उसको संभव बना सकते हो।
सब कुछ आपके हाथ में है। देखो, अपनी किस्मत बनाना भगवान ने आपके हाथ में छोड़ा है। आप चाहो तो एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, आप चाहो तो नहीं बन सकते। ठीक है, तो सब कुछ आप पे निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हो। देखिए, आसपास के लोग वहां कहते होंगे आप लोगों से कि भाई इंग्लिश मीडियम का बच्चा ही जेई क्लियर कर सकता है, हिंदी मीडियम वाला बच्चा जेई क्लियर नहीं कर सकता। तो बेटा, मैं आज आपको कह देता हूं कि जेई क्लियर करना हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद हिंदी मीडियम से था, मैंने खुद 12th हिंदी मीडियम से करी है, मैंने जेई की प्रिपरेशन हिंदी मीडियम से करी है और जेई में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो जो मैं कर सकता हूं वो आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, आईपीएस बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, सब कुछ संभव है यार, सब कुछ संभव है। ठीक है, ओके ओके बेटा, तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता था। अब देखो, जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं उनको मालूम होगा कि भाई उन्हें आईआईटी या एनआईटी कॉलेज में जाना है ताकि अच्छे कॉलेज से वो इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर सके। अब आईआईटी और एनआईटी कॉलेज में जाने के लिए एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसे हम लोग जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम अर्थात जेईई बोलते हैं। जेई के 2 एग्जाम होते हैं, जेई मेन एंड जेई एडवांस। जेई एडवांस के थ्रू आईआईटीज में सिलेक्शन होता है, जेई मेन के थ्रू एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड अदर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ठीक है, अब जेई मेन क्लियर कैसे करें? देखो बेटा, जेई मेन क्लियर करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, ये मैं आप लोगों को बोल भी देता हूं। भाई, जेई का फॉर्म भरते हैं 14 लाख बच्चे, उनमें से 1,40,000 बच्चे जेई एडवांस का 2 लाख देते हैं वैसे तो, बट मैं फिर भी 10% लगा के चल रहा हूं कि 10% बच्चे जेई एडवांस के एग्जाम देते हैं और उसमें भी 20% ही सीट होती है। हाँ, 30,000 के समथिंग की बेटा सीट होती है। तो 14 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सीट है केवल 30,000। ठीक है, तो आपको 30,000 में से कोई एक सीट को लेना है और मैं तो कहूंगा आपको टॉप 5,000 के अंदर एक सीट को लेना है। ठीक है बेटा, ये सब कुछ संभव है यार, सब कुछ संभव है। आपके सामने जो दीपक सर खड़े हैं ना, खुद इनके भी अंडर 2000 रैंक थी, तो जो मैं कर सकता हूं वो आप भी कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ संभव है। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। ठीक है, तो सारे बच्चे रेडी हैं? रेडी हैं? एक बार जल्दी से बताइए बेटा, आप सबके अंदर कितना जोश है? हाउ द जोश एवरीवन, बताइए। 20 दिनों के बाद क्लास कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जोश खत्म हो गया हो? बताओ एक बार मुझे, सबके अंदर भरपूर जोश है, फुल जोश है? हेलो रिमझिम बेटा। और यार एक चीज मैं आप लोगों से चाहता हूं बेटा, देखो 20 दिन के बाद आप लोगों की क्लास हो रही है, मैं चाहता हूं कि आप इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं चाहता हूं कि अगले 10 दिनों तक हम इस लाइव वॉचिंग को 100 क्रॉस कर दें। और ये कोई कठिन काम नहीं है बेटा, बहुत आसान काम है, बस आपको अपने दोस्तों को शेयर करना है यार। आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है मुझे मालूम है, अपने दोस्तों को भी बताइए भाई इसके बारे में। आपके मोहल्ले में, पड़ोस में जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन सबको आप इस चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, ओके ओके बच्चों, यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बस आप लोगों से कि आप सब क्लास को और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, उनको भी यहां पर लेकर के आए ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है, ओके, चलिए फुल जोश है? ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो हमारा टॉपिक है राशियों के परिवर्तन की दर। अब ये है क्या चीज सर? राशियां कहीं वो तो नहीं है जो हम लोग देखते हैं, जैसे मेरी राशि मीन राशि है, किसी की कुंभ है, किसी की धनु है। कहीं उन राशियों के परिवर्तन की दर के बारे में बात नहीं कर रहे। नहीं बेटा, मैं उन राशियों के बारे में बात नहीं करे। अरे सर,
एक राशि का नाम तो हमने सुना है सर। जब हम छोटे से थे तो हम एक सीरियल देखा करते थे, स्टार प्लस पर आता था, जिसमें गोपी बहू हुआ करती थी, उसमें राशि भी थी कि उसके परिवर्तन की दर तो यहां पर ज्ञात नहीं कर रहे। अरे नहीं भाई नहीं, वो चीज बेटा हम यहां पर नहीं कर रहे। यहां पर हम जिन राशियों के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारी भौतिक राशियां। सर भौतिक राशि नाम सुना सुना सा लग रहा है। हाँ सुना है आप लोगों ने। नाम कहां पर सुना है? फिजिक्स के अंदर सुना है। फिजिक्स में बेटा क्लास 11th में आप लोगों ने भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा है, जहां पर आपने उनकी विमाएं ज्ञात की थी। याद आया? कुछ याद आया? याद आया भौतिक राशियों के बारे में? जिसे समय है, दूरी है, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है, ये सब भौतिक राशियां है ना। तो इनके परिवर्तन की दर के बारे में बेटा आपको यहां पर पढ़ना है। ठीक है, जैसे याद करिए आप लोगों ने बेटा 11वीं क्लास में वेग पढ़ा था। क्या होता है वेग? वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। वेग की परिभाषा क्या बताई थी आपको सर ने? विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, और इसको हम लिखते थे ds बाई dt से। इसका मतलब है समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर। ठीक है, वो वेग कहलाती थी। जैसे मान लो हम बात करें त्वरण की, तो त्वरण की परिभाषा क्या होती थी? त्वरण होता था वेग में परिवर्तन की दर, वो त्वरण कहलाती थी। राइट, क्या लिखते थे हम? dv बाई dt। त्वरण को क्या लिखते थे? dv बाई dt लिखते थे। भाई समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ठीक है, ये सब बेटा आप लोगों ने पढ़ा। अच्छा, अब मान लीजिए बेटा कि मैं इस यहां पर s की जगह पर तो लिख देता हूं y, और इस t की जगह पर लिख देता हूं x। तो dy बाई dx आप लोगों ने अब तक पढ़ा है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो ये होती है बेटा किसी एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में परिवर्तन की दर। ठीक है, ये होती है dy बाई dx। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास कोई राशि है a, और इस राशि a में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो ये होगी बेटा dA बाई dt। ठीक है, जैसे मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल है कैपिटल A और वृत्त की त्रिज्या है स्मॉल r। मैं आपसे कहता हूं कि वृत्त की त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो यहां पर आपको dA बाई dr ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो ये होती है किसी एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में परिवर्तन की दर। क्लियर सभी को? ये चीज क्लियर हो गई बेटा? बताइए बच्चों जल्दी से, ये चीज सबको क्लियर हो गई? यस और नो? क्या मैं तेजी से पढ़ा रहा हूं? नहीं ना, बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूं आप सबको। तो बताइए मुझे कि जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया वो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया ना? यस और नो बेटा? जल्दी बता बेटा। क्लियर हो गया ना? चलिए चलिए बेटा, चलिए अब चलिए हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहां पर उदाहरण है
कि r बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। देखो हमें वृत्त के क्षेत्र के परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां पर मान लो, माना वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल A है। ठीक है, अब मैं वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष निकालनी है। मतलब बेटा हमें यहां पर dA बाई dr का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे यह बताओ आप सब कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। बताइए बेटा, सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिख के बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। यार जल्दी से लिखो, क्योंकि इतना समय बेटा ना मेरे पास है ना ही आप लोगों के पास है। जल्दी से बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ये छोटी छोटी सी चीज बेटा आगे बहुत काम आएंगी। सर हम अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। बेटा केवल चाहने से नहीं होगा, इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। करोगे मेहनत? पूरे साल मेरे साथ मिलकर मेहनत करना, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। केवल अपने प्यारे दीपक सर के साथ में मिलकर मेहनत करना, यकीनन अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, अरे भाई बेटा वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है मैंने, परिमाप नहीं पूछा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें बच्चे इतना टाइम लगा रहे हैं, 5वीं 6ठी क्लास की चीजें। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। मुझे यहां पर ज्ञात करना है डी ए बाई डी आर। क्या होगा? ये हो जाएगा डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई तो ठहरा अचर, ये बाहर आ जाएगा। ये हो गया डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का आर के सापेक्ष अवकलन करना है तो ये 2r होगा, तो हो गया 2 पाई आर। क्या आ गया? डी ए बाई डी आर का मान 2 पाई आर हमारे पास आ गया। अब आर कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब डी ए बाई डी आर बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 पाई। अब इकाई क्या होगी? क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या सेंटीमीटर। तो ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ये हमारे पास वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर त्रिज्या आर के सापेक्ष हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बेटा आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है। ये बस एक सिंपल सा एग्जाम्पल था इस कंसेप्ट को सिखाने के लिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से बढ़ रहा है। अच्छा, एक चीज और यहां पर बेटा आपको ध्यान रखनी है कि यदि परिवर्तन की दर बढ़ रही है, यदि परिवर्तन की दर बढ़ रही है तब तो आपको उसको धनात्मक लेना है, और यदि घट रही है तो आपको उसे ऋणात्मक लेना है। यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से बढ़ रहा है। ठीक है, यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यह भी हमें यहां पर ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा यहां पर आप सब लोग मान लीजिए कि घन का आयतन V है। माना घन का आयतन बराबर है V और पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है कैपिटल A। ओके, और कोर की लंबाई मान लो स्मॉल a है। कोर की लंबाई स्मॉल a है। क्षेत्रमिति के फॉर्मूले याद हैं? मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद हैं आप सबको? याद है तो बताओ मुझे, घन का आयतन क्या होता है?
यदि कोर की लंबाई a है तो बताइए बेटा घन का आयतन क्या होता है? क्या होता है घन का आयतन, बताओ मुझे जल्दी से। सारे बच्चे चैट सेक्शन में लिखिए। आज आप लोगों का बेटा ये टेस्ट भी हो रहा है, जनरल नॉलेज चेक हो रही है आप लोगों की कि 10वीं क्लास तक का कितना याद है आप लोगों को। बताइए घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या बात है, दीपक सर की कलेक्टर साहिबा ही सही आंसर देती है, बाकी बच्चे तो आंसर ही नहीं देते, पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर दिया रखा है घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से बढ़ रहा है। बेटा यहां पर घन का आयतन परिवर्तित हो रहा है, किसके सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है? मैं आप लोगों से यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए मुझे यहां पर कि घन का आयतन किसके सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है? एनीवन कोई बता सकता है मुझे कि यहां पर घन का आयतन किसके सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है? सर कैसे पता लगेगा? यह पता लगेगा बेटा आपको यूनिट से, यूनिट से पता लगेगा। ठीक है, देखिए सेंटीमीटर क्यूब ये किसकी यूनिट होगी? आयतन की। प्रति सेकंड, सेकंड बेटा किसकी यूनिट होती है? समय की। इसका मतलब यहां पर घन का आयतन समय के सापेक्ष बदल रहा है। यही एक इंपॉर्टेंट चीज थी बेटा इस क्वेश्चन में, क्योंकि कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पर सोचने पड़ जाते हैं कि घन का आयतन किसके सापेक्ष घट बढ़ रहा है, किसके सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है। तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि यूनिट के हिसाब से आप देख लेने। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमारे पास dv/dt दिया गया है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों v तो ये है, हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा dv/dt बराबर d/dt ऑफ a क्यूब। तो ये हो गया dv/dt बराबर, पहले a का करेंगे, पहले घात का करेंगे तो 3a स्क्वायर, फिर a का करेंगे तो क्या dA/dt। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर dv/dt का मान कितना दे रखा है? 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, तो यहां पर 9 हो गया। भाग लगा दो तो dA/dt बराबर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9, तो क्या 3 में a स्क्वायर। यह आ गया dA/dt का मान। ओके, ये बच्चों हमारे पास dA/dt आ चुका है। अब मुझे क्या ज्ञात करना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है हमें कि पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। हमें क्या ज्ञात करना है? पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, और पृष्ठ का क्षेत्रफल है कैपिटल ए। तो कैपिटल ए किस दर से बढ़ रहा है ये हमें यहां पर ज्ञात करना है। मतलब यहां पर बेटा मुझे dA/dt निकालना है, ये मुझे यहां पर ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया मैंने, ये होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 स्क्वायर। यहां पर t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ 6a स्क्वायर, 6 तो अचर है ये बाहर आ जाएगा, ये d/dt a स्क्वायर, पहले घात का करेंगे तो 2a, a का करेंगे तो ये dA/dt हो जाएगा, तो ये dA/dt आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बेटा मान रख देते हैं, तो मान रखने पर dA/dt बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12a गुणा dA/dt का मान है 3 में a स्क्वायर, तो एक a से एक ही कट जाएगा तो 12 36 में a रह जाएगा dA/dt। अब a क्या है बेटा? घन के कोर की लंबाई, और कितनी दे रखी है यहां पर कोर की लंबाई? हमें कोर की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो क्या 36 में 10 मतलब 3.6। अब देखो इकाई क्या होगी? क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर, समय की इकाई सेकंड।
तो इसका मतलब घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ओके बेटा, इस दर से ये बढ़ रहा है। क्लियर? ऐसे बच्चों आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। हां भाई, आ गया ना सबको समझ में? क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, लिख के रख लो, और ऐसे ही आपको इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है? ओके मेरे भाई, क्लियर सबको? क्लियर? चमक गया सबके अंदर? सबको चमक गया ना क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण है, कोई स्थिर झील है। आप लोगों ने बेटा देखा होगा कि गांवों में हम लोग जाते हैं, गांवों में झील होती है। बचपन में काफी बार मैंने भी ये काम किया है, आई एम श्योर आप लोगों ने भी किया होगा। कोई झील होती है, हम कंकड़ उठाते हैं और उस कंकड़ को ऐसे फेंकते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि तरंगे किस तरीके से झील में बन रही हैं। सेम वैसा ही बेटा ये क्वेश्चन है कि एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है। ठीक है, क्या? एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। सर आज तो आप बहुत दिन बाद आए। हां बेटा, आज मेरी क्लास बहुत दिनों के बाद हो रही है, लगभग 20 दिनों के बाद, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही है कि मेरी लाइफ में थोड़ा सा चेंज हुआ है। आपके दीपक सर अब मैरिड हो गए हैं, शादीशुदा हो गए हैं। ठीक है, हाँ बेटा मेरी अभी शादी हुई है। ओके, इसी वजह से आप लोगों की पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं हो रही थी, बट चूंकि अब मैं वापस आ चुका हूं, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो अब से आपकी डेली क्लासेज हुआ करेंगी। ओके बेटा, चलो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, यह हमें यहां पर ज्ञात करना है। ठीक है, देखो मान लो कोई झील है, हमने उस झील में खींच के पत्थर फेंक के मारा, पत्थर फेंका तो तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहला काम करिए, मान लो माना वृत्त का क्षेत्रफल। सर आपने वृत्त क्यों माना? क्योंकि भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वृत्ताकार तरंग है, वृत्ताकार तरंग है। ठीक है, तो माना वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और त्रिज्या स्मॉल आर है। अब तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। ये क्या है दे रखा है बेटा? यह हमें दे रखा है dr/dt। कितना? 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। एंड इसके अलावा r हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है यहां पर? dA/dt हमें निकालना है। देखिए मैथ के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको जो चीजें दे रखी है ना उनको लिखिए, जो चीज ज्ञात करनी है उसको लिखिए, देन उसके बाद आप आगे प्रोसीजर करिए। ठीक है, अब यहां पर dA/dt निकालना है। बेटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ πr²। पाई तो अचर है, ये बाहर आ जाएगा, यू गेट d/dt ऑफ r², तो यू गेट dA/dt बराबर पाई। r² का अवकलन 2r, r का हो जाएगा dr/dt। ठीक है, अब यहां पर बच्चों मान रखेंगे तो dA/dt बराबर होगा पाई गुणा 2 गुणा r की जगह आ जाएगा 10 एंड dr/dt की जगह हो जाएगा 4। कितना हो गया देखो, 10 चौक 40 दूनी 80 पाई, इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है, तो बेटा घिरा हुआ क्षेत्रफल इतनी तेजी से बढ़ रहा है, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की गति से तरंगों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल बढ़ रहा है। ठीक है, सो ऐसे आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ओके,
क्लियर? सबको समझ में आ गया? चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। भाई कोई आयत है, मान लीजिए बेटा ये हमारे पास कोई आयत है, ठीक है, ये इस आयत की लंबाई है x, ये चौड़ाई है y। अब आयत की जो लंबाई है ना, ये तो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, मतलब हर 1 मिनट में ये 5 सेंटीमीटर कम हो रही है, ठीक है। और चौड़ाई यानी ये जो चौड़ाई ये y, ये बेटा 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, मतलब प्रत्येक मिनट में 4 सेंटीमीटर बढ़ रही है, ठीक है। अब जब x बराबर 8 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप व क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब यहां पर देखो आयत की लंबाई क्या दे रखी है, लंबाई x है, चौड़ाई y है, ठीक है। लंबाई में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, dx बाई dt। कितना हो रहा है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। कैसा हो रहा है, घट रही है बढ़ रही है, घट रही है, तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि यदि परिवर्तन की दर बढ़ रही है तब तो प्लस का चिन्ह होगा, घट रही है तो माइनस का चिन्ह होगा। देखो बेटा मैंने आपको बताया, बढ़ रही है तो पॉजिटिव, घट रही है तो नेगेटिव, ओके। तो यहां पर ये हो जाएगी नेगेटिव, ओके। सेम ऐसे ही चौड़ाई भी परिवर्तित हो रही है, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। x बराबर दे रखा 8 सेंटीमीटर, y बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले बात करते हैं हम परिमाप के बारे में, ठीक है। ए परिमाप, देखो बेटा आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए क्षेत्रमिति के, मेंसुरेशन के फॉर्मूले आप सबको याद होने चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक के अंतर्गत उसका काफी ज्यादा उपयोग होगा, ठीक है। अब आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, बता बच्चों मुझे आयत का परिमाप क्या होता है। नहीं भाई सर नहीं शर्मा रहे हैं, सर नहीं शर्मा रहे हैं बेटा, शर्माना किस बात का, किस चीज का फोटो, इंडियन बॉय, शादी का, कर दूंगा यार, शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ भाई बताओ आयत का परिमाप क्या होता है, जल्दी से जल्दी बेटा लिखो चैट सेक्शन में। वैसे तो मुझे मालूम है कि आप लोगों को ये पता होगा, बट फिर भी चेक करना चाहता हूं। अरे भाई अंकिता यार गई भैंस पानी में, सच में यार। आयत का परिमाप पूछा बेटा मैंने आपसे, घनाभ का क्षेत्रफल थोड़ी पूछा है। क्या होता है आयत का परिमाप, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, ठीक है। परिमाप मान लो p है तो 2 गुणा x प्लस y हो जाएगा, ओके। मुझे आयत के परिमाप के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, तो dp बाई dt निकालना है मुझे। ये बराबर होगा d बाई dt ऑफ 2 गुणा x प्लस y, 2 तो अचर है, ये बाहर निकल आएगा, ये होगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई। अवकलन करोगे तो ये होगा 2 गुणा डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी, ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। बस यहां पर मान रख दो, तो मान रखने पर डीपी बाई डी टी बराबर हो जाएगा 2 गुणा डी एक्स बाई डी टी का मान कितना है -5, डी वाई बाई डी टी का मान प्लस का 4, -5 प्लस 4 माइनस का 1, तो हो गया -2, 21 सेंटीमीटर प्रति मिनट।
ठीक है, ये हमारे पास आयत के परिमाप के परिवर्तन की दर आ जाएगी। ठीक है, तो अतः आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, घट रहा है। देखो परिवर्तन की दर ऋणात्मक है, इसका मतलब घट रहा है, कि दर से घट रहा है। ठीक है, सेम ऐसे बेटा अब हम आयत के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर को ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल, ठीक है, अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? आयत का क्षेत्रफल यदि लंबाई x चौड़ाई y है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा x y के। हमें परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है तो dA बाई dt बराबर हो जाएगा d बाई dt ऑफ एक्स वाई। यहां पर बेटा हमें गुणन नियम लगाना है तो dA बाई dt बराबर हो जाएगा y dx बाई dt प्लस x dy बाई dt। बस मान रख दीजिए आप यहां पर। y का मान कितना है? 6। dx बाई dt कितना है? -5 प्लस x कितना है यहां पर? 8। dy बाई dt कितना है यहां पर? प्लस का 4 कितना हो गया? माइनस के 30 प्लस के 32, तो ये आ गया प्लस का 2। इसका मतलब, और इकाई क्या होगी? इकाई देखिए बेटा, इकाई क्या होगी? dA बाई dt बराबर प्लस का 2, इकाई हो जाएगी इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। ठीक है, चूंकि परिवर्तन की दर धनात्मक है, इसका मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। क्लियर? ऐसे बेटा आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगला उदाहरण है, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत C ऑफ x रुपयों में इतनी है, तो हमें सीमांत लागत ज्ञात करनी है जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, सीमांत लागत क्या होती है? सीमांत लागत तो ये बराबर होती है d बाई dx C ऑफ x। ठीक है, ये होती है सीमांत लागत। अब यहां पर ये हो जाएगी d बाई dx ऑफ C ऑफ x क्या दे रखा है? 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ठीक है, ये सीमांत लागत हमें दे रखी है। बस अवकलन कर दो, तो यहां से सीमांत लागत क्या हो जाएगी? ये हमारे पास हो जाएगी सीमांत लागत बराबर, अवकलन करोगे तो 3x स्क्वायर होगा, तो 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.003 एक्स प्लस 15, एक्स का 1 4000 का 0, ये हमारे पास आ जाएगा। अब x बराबर है 17 के, तो यहां पे रखोगे तो ये हमारे पास सीमांत लागत हो जाएगी। सीमांत लागत बराबर 0.021 इंटू 17 का वर्ग माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया 289 माइनस 17 छक्की 102, तो 0.102 प्लस 15। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे बेटा आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ओके बेटा जी, चलो अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगला उदाहरण है, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय R ऑफ x रुपयों में इतनी है। हमें सीमांत आय
ज्ञात करनी है। अब यहां पर देखो बेटा सीमांत आय क्या होगी, सीमांत आय बराबर होगी डी बाई डी एक्स ऑफ आर ऑफ एक्स। ये बेटा सीमांत आय हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होगी, ये होगी डी बाई डी एक्स ऑफ आर ऑफ एक्स है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। अवकलन करोगे आप तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26x प्लस में 26। ये हमारे पास सीमांत आय हो जाएगी, मार्जिनल रेवेन्यू। सीमांत आय हमारे पास इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब ये आय कब निकालनी है, x बराबर 7 पर, तो x बराबर 7 पर सीमांत आय बराबर होगी 26 गुणा 7 प्लस 26। 7 6 42 का 2 कहां से लगी 4, 14 4 18 182 प्लस 26 ये हो जाएगा 208। तो ये बेटा सीमांत आय आ जाएगी, ठीक है। सो ऐसे बच्चों आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। क्लियर? सर पानी पी लीजिए, नहीं बेटा पी लेंगे पानी तो क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। क्लियर? तो ये थे बच्चों आपके राशियों के परिवर्तन की दर पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, अब इसी के साथ बच्चों ये टॉपिक यहां पर फिनिश होता है। अब हम कितने क्वेश्चन कर लें, कम ही है, ठीक है। तो आपकी किताब में बेटा जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आप उन सबको खुद से करिएगा। ओके बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा इस टॉपिक से, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 1 अंक के 2 अंक के, ठीक है। कभी कभी 5 अंक का भी आ जाता है। ओके, क्लियर? क्लियर से बच्चों को ये वाला टॉपिक। चलिए बच्चों अब आज की इस क्लास को भी पे स्टॉप करते हैं। चलिए अब आपके प्यारे दीपक सर आप लोगों से विदा लेते हैं। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।